वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी छात्र छात्राओं के लिए, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, और चाहे बीएससी एजी कर रहे हो या फिर चाहे बीएससी होम साइंस कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम सेमेस्टर 2 में जो को करिकुलर कोर्स आपको शामिल मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा शामिल किया गया है, तो उसमें कैसे कैसे प्रश्न आने हैं इसको लेकर के ऑलरेडी पहले हमारे चैनल पर 4 वीडियो अवेलेबल हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप उनको देख लीजिएगा। और ये वीडियो एक प्रकार से इसका बनाने का मकसद ये है, और भी वीडियो इसी श्रृंखला में मैं लाऊंगा, जिसमें लगभग हम 30 प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड होंगे। तो उसी श्रृंखला का ये पहला भाग है। तो इनमें हम 30 प्रश्नों को चर्चा कर लेंगे बड़ी तेजी से, तो कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को तैयारी करने का प्रयास इस वीडियो का यही माध्यम रहा है। तो ये पहला पार्ट होगा। इसी प्रकार से फिर 30 प्रश्न में जो रिपीटेड होंगे उनको छांटूंगा, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण उनको छांट करके फिर आपके समक्ष लाऊंगा। तो इसी प्रकार से ये जो श्रृंखला होगी ये चलती रहेगी, और इस प्रकार से हम बहुत सारे प्रश्नों को समझ लेंगे। ठीक है, ये आइडिया कैसे लगी आप जरूर बताइएगा एक बार, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो। आपको अच्छे तरीके से आपका को करिकुलर कोर्स जो होता है मैं हमेशा से करवाता आया हूँ। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का आप लोगों ने दिया होगा, यानी कि आप लोगों ने उसको अगर दिया होगा या फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो हमारे द्वारा बताए गए पूछे जाते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, आप परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आ चुका हूँ आप लोगों के समक्ष। तो सेमेस्टर 2 यानी बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो आपको सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है? फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। ओके, इसके बारे में आपको जानना, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में जानना है। इसकी परीक्षा ओएमआर बेस्ड होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। 100 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको जो है जो भी आपको इच्छा होती है, अगर आप जो है लगभग आपको मैं बता दूं कि लगभग 33 के ऊपर यानी लगभग 40 के ऊपर अगर आप सही करते हो तो आपको क्वालिफाइंग हो जाता है। यानी आपको लगभग 33% नंबर लाने होते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 40% है। तो कहने का मेरा मतलब है आप 50 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हो तो बहुत बेटर है इनमें से। और हालांकि सहज भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो कुछ कॉमन से प्रश्न होते हैं जो कि सभी को पता होते हैं ऑलरेडी पहले से, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्वालिफाइंग पेपर होता है और बिना इसके आप पास नहीं माने जाओगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस पेपर को जरूर दीजिएगा। और इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, तो इसके बारे में समझेंगे। और खास मजेदार मतलब ये बात है इसमें कि इस वीडियो के माध्यम से आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से, दोनों के लिए यहाँ पर मैंने प्रश्नों को रखा है। आइए हम चर्चा करते हैं, विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे आपके प्रश्न आएंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे हैं। चले, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिएगा सभी लोग और शेयर करिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। प्रश्न है कि साफ करने के पश्चात जख्म की मरहम पट्टी में प्रयोग में आने वाली जो दवा होती है वो कौन सी दवा होती है? ये प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है और एग्जाम में जरूर पूछा आता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया आपका कि साफ करने के पश्चात, यानी जब भी कोई घाव होती है तो उस घाव को हम पहले साफ करते हैं, और उसके बाद में हम जब जख्म जो होता है यानी कि जो चोट लगी हुई होती है उसकी जब मरहम पट्टी हमको करनी होती है, मरहम माने जो उसमें दवा लगाई जाती है वो, उसके अंदर मरहम के आने पट्टी लगाई जाती है। तो मरहम पट्टी में प्रयोग की जाने वाली जो दवा होती है, जो मेडिसिन होती है, वो कौन सी क्रीम होती है? ऑप्शन ए बीटाडीन क्रीम, ऑप्शन सी है कैलामाइन लोशन, और सी है ऑप्शन पैरासीटामॉल का जो, या फिर एक प्रकार से एंटासिड दवा। बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके समक्ष है कि द मेडिसिन यूज्ड इन ड्रेसिंग ऑफ अ वाउंड आफ्टर क्लीनिंग इज। बताने का प्रयास करेंगे। बीटाडीन क्रीम, या फिर कैलामाइन लोशन, या एक प्रकार से पैरासीटामॉल, या फिर एक प्रकार से एंटीसिड। बताएं, एंटासिड। बताएं क्या करेक्ट होगा? तो सभी को पता होगा, सभी छात्र छात्रों को बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बीटाडीन क्रीम। जी हाँ, बीटाडीन क्रीम इज जो है, जब भी आप कहीं आप चोट लगती है, जो पट्टी आपको लगाई जाती है वो बीटाडीन क्रीम जो है रख करके तब पट्टी बांधी जाती है। ये प्रश्न रट लीजिएगा, एकदम से बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को पता भी होगा। ओके, चले अगला प्रश्न देखिएगा, मरीज या घायल व्यक्ति को किस प्रकार रखना चाहिए? मरीज या घायल व्यक्ति को किस प्रकार रखना चाहिए भैया? यानी कि हाउ शुड द पेशेंट और इंजर्ड पर्सन बी केप्ट? बताएं, आरामदायक स्थिति में, या गर्म स्थिति में, या होश में रखना चाहिए, या उपयुक्त सभी? यानी कि आप देख सकते हैं इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, या वार्म, या फिर एक प्रकार से होश में यानी कॉन्शियस में। बताने का प्रयास करेंगे। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर क्या होगा इसका?
तो सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मरीज या घायल व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए, बिल्कुल भाई आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए, गर्म भी रखना चाहिए और इसके अलावा होश में भी रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग डी लगाइएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव इन दिस राइट क्वेश्चन। ओके आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखें प्रश्न है कि घायल व्यक्ति की जान बचाना किसका मुख्य लक्ष्य है। अब मैं थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा रुक रुक करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार अपना अंदाज़ा लगा लो, ताकि परीक्षा में आपको ये पता चल जाए कि हाँ आप की तैयारी कैसी है और आप किस प्रकार से कर पाओगे। तो इसीलिए आपका एक टेस्ट चल रहा है, आप समझ लीजिए। तो आप बताओ घायल व्यक्ति की जान बचाना किसका मुख्य लक्ष्य होता है? घायल व्यक्ति का जान बचाना किसका मुख्य लक्ष्य होता है, यानी कि हुज मेन गोल इज टू सेव द लाइफ ऑफ द इंजर्ड पर्सन। बताएं किसका? फर्स्ट एड का होता है यानी प्राथमिक चिकित्सा का, या परिवार का यानी फैमिली का, या समाज का यानी कि सोसाइटी का, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी का। बताएं तो घायल व्यक्ति की जान बचाना ये किसका उद्देश्य होता है या मुख्य लक्ष्य किसका होता है? तो घायल व्यक्ति का जान बचाना जो होता है प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य लक्ष्य होता है, फर्स्ट एड का। ओके ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मुख्य लक्ष्य यही है प्राथमिक चिकित्सा देने का, ताकि अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है आपके समक्ष, या आप ही घायल हो जाते हो, या कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, या आपका कोई रिलेटिव घायल हो जाता है किसी क्षण और आप उसको डॉक्टर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उस समय थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्राथमिक चिकित्सा जो होती है उसकी जानकारी आपके अंदर जब रहेगी तो आप आसानी से उसकी ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत कर देंगे और तब तक डॉक्टर साहब के यहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगाइएगा, फर्स्ट एड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं, आप लोगों के लिए खास करके मेहनत करने का प्रयास रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी घायल व्यक्ति यानी कि रोगी को प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? बताएं, यानी कि व्हेन इज द फर्स्ट एड गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन या पेशेंट। बताएं डॉक्टर आने के पहले या डॉक्टर आने के बाद, या दोनों स्थितियों में, आ और वा दोनों। तो भाई किसी घायल व्यक्ति को या रोगी को प्राथमिक चिकित्सा जानते कब दी जाती है? डॉक्टर आने के पहले, यानी डॉक्टर आ जाएगा तो वो अपना काम करेगा, फिर आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने केवल प्राथमिक चिकित्सा पढ़ा है और डॉक्टर जो होता है उसी में एक प्रकार से पीएचडी कर रखा होता है, उसी में सारी चीज़ें उसने सीखी, नीट वगैरह का प्रिपरेशन करके और क्वालिफाई किया है और उसके बाद में एमबीबीएस किया है। तो डॉक्टर आने के पहले तक जो का ट्रीटमेंट होता है वो कहलाता है आपका, वही प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है रोगी को। ओके क्लियर हो गई बातें? तो ऑप्शन नंबर बिफोर द, ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल। ओके अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बेहोशी में जीभ मुंह के बाहर लटक जाती है या फिर गले के पिछले भाग में गिर जाती है, यानी कि फैंटेनिंग टंग बताएं, सूख जाती है या लाल पड़ जाती है? तो भाई जब बेहोशी होती है, बेहोशी में जीभ जो होती है गले के पिछले भाग में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, फॉल्स एट द बैक ऑफ द थ्रोट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ सर दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, सभी लोग देखिए चलिए फटाफट से। और अभी रात के 9 बजे से सोशियोलॉजी बीए वाले जितने छात्र हैं उनके लिए सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर लिखित वाला अभी रात के 9 बजे से क्लास होगी, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न है कि रीट नॉट का प्रयोग करते हैं, रीट नॉट का प्रयोग करते हैं, कौन करते हैं भाई बताएं? रीट नॉट का प्रयोग कौन करते हैं? यानी कि रीट नॉट इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स यानी छात्र, डॉक्टर्स यानी डॉक्टर, या फिर वुमेन यानी कि महिलाएं, या फिर एक प्रकार से कोबलर्स यानी कि मोची। बताएं जो रीफ नॉट होता है उसका प्रयोग डॉक्टर लोग करते हैं, कौन करते हैं? डॉक्टर लोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, पट्टियों का प्रयोग क्यों करते हैं? यानी कि व्हाई बैंडेज आर यूज्ड, पट्टियों का हम प्रयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन है घाव या चोट को ढकने के लिए, ऑफकोर्स घाव और चोट को ढकने के लिए हम करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, खून ना बहे इसीलिए पट्टी बांधते हैं। गांव वगैरह में अगर आपका हाथ पहले उंगली मतलब कि हाथ अगर यानी उंगली आपकी कभी कभी कट जाती थी तो उससे क्या होता था, पहले नाखून काटने का प्रयोग किससे करते थे लोग? नेल कटर वगैरह तो ये जो है बड़े लोग या फिर जब शहरों वगैरह में आएंगे, या फिर एक प्रकार से बहुत बाद में आकर के पता चला है कि नेल कटर वगैरह फिर नाखून काटने की मशीन होती है,
यानी कि जो है नल कटर होता है। ये गांव वगैरह की अगर मैं बात करूँ, खास करके मुझे इंटर तक ये नहीं पता था कि नल कटर वगैरह कुछ होता है, ये सब चीज़ कोई है मार्केट में अवेलेबल है। तो पहले नाखून वगैरह जानते किससे काटते थे? ब्लेड जो आता है 1 रुपये का अठन्नी का, अब तो 1-2 रुपये का हो गया होगा। 1 रुपये का अठन्नी का ब्लेड पहले आता था, तो उससे हम लोग जो है हाथ की अपनी उंगलियां, जो उंगली का एक प्रकार से जो नाखून होता था, काटते थे। तो कभी कभी क्या होता था, माता जी हमारी काट देती थी तो कुछ नहीं कटता वटता था हाथ वाथ, लेकिन जब हम लोग अपने ही काटने लगते थे तो क्या होता था कि हथवा थोड़ा सा कट जाता था, कभी कभी उंगली जो होती थी उस पर ब्लेड लग जाती थी और तब भैया खून बहुत बहने लगता था। तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, कागज वगैरह चिपकाते थे, या फिर कोई कपड़ा जो होता था जो भी मिला उसको बांध लेते थे, मिट्टी का तेल उस पर डाल लिया, डीजल डाल लिया थोड़ा सा, ठीक है, ये सब काम करते थे। तो ये प्राथमिक चिकित्सा ही हम लोग कर लेते थे, लेकिन पता नहीं था कि प्राथमिक चिकित्सा ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक। तो ये चीज़ें, तो पट्टियों का प्रयोग हम रक्त के प्रवाह को यानी खून बहने से रोकने के लिए करते हैं। ओके, इसके अलावा सूजन कम करने के लिए या सूजन ना होने के लिए, सूजन कम रहे या फिर सूजन हो ही ना, इन सभी के लिए हम पट्टियों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगाइएगा, उपयुक्त तो सभी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए है टू कवर अ वाउंड और इंजरी, तो भाई इसको बिल्कुल ये भी होगा। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, इस बिल्कुल करेक्ट है। टू रेड्यूस आर प्रिवेंट स्वेलिंग, ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये अंग्रेजी में आप देख लिया करिएगा। ओके, अगर मैं अंग्रेजी ना पढ़ूँ तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, जो अंग्रेजी वाले अंग्रेजी देखें, हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा। वैसे 2 बार बताऊंगा तो ज़्यादा समय आपका लग जाएगा, इसीलिए मैं बार बार बचने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए। घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए, बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि द बैंडेज टू बी टाइड ऑन द वाउंड शुड बी, बताएं, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो भाई गंदी पट्टी थोड़ी ना कोई बांध जाता, तो साफ सुथरी तो एकदम कन्फर्म होगा कि होनी चाहिए। कीटाणु रहित, यानी कि ऐसी पट्टी हो जिस पर जर्म ना हो, यानी कि जर्म फ्री हो। कहते नहीं कि 100 जर्म से सफाया करता साबुन आबुन का पर्चा, तो जर्म माने होता है कीटाणु, तो कीटाणु ना हो, साफ सुथरी पट्टी हो, यानी कि आ और बा दोनों, ए और बी दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड बी करेक्ट। ओके, तो करी क्लियर हो गया आपका, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, घाव पर लगाई जाने वाली दवाई है, तो हमने पहले भी अभी बताया था, ये प्रश्न रिपीटेड है, लगातार आता है। द मेडिसिन अप्लाइड ऑन द वाउंड इज, तो कौन सी भाई, क्रोसिन नहीं है, पैरासीटामॉल भी नहीं है, सिट्राइजिन भी नहीं है, ये है कौन, बीटाडीन। कौन सी है, बीटाडीन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, बीटाडीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, झोला या गोफन का प्रयोग किसे सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि अ बैग और अ स्लिंग इज यूज्ड टू सपोर्ट, बताएं, फीट यानी पैर, या हाथ या भुजा यानी हैंड और आर्म, या फिर हेड यानी सर, या फिर पेट यानी कि स्टोमक, बताएं। तो झोला या गोफन का प्रयोग किसे सहारा देने के लिए हम करते हैं? किसे सहारा देने के लिए भाई? हाथ को सहारा देने के लिए करते, ताकि हाथ में जो सामान हम लाते हैं उसको हम झोले में रख करके लाएं, ठीक। ये इसीलिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया बातें, क्लियर हो गई बातें। या फिर इसका प्रयोग और भी आप देखें, गोफन का प्रयोग आप देखेंगे डॉक्टरी के क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है, सभी लोगों को दिखाई पड़ा होगा। चले प्रश्न कि नहीं दिखाई पड़ा, अब दिखाई पड़ा, चले हाँ। प्रश्न क्या है, श्वसन क्रिया का भाग है, बताएं, श्वसन क्रिया का भाग है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। श्वसन क्रिया का भाग है प्रवसन, बिल्कुल, प्रवसन भी श्वसन क्रिया का अंग है या भाग है, और निश्वसन भी है, यानी कि इज अ पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, यानी कि श्वसन तंत्र जो होता है, श्वसन जो क्रिया होती है, उसी के सिस्टम के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो एक प्रकार से आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हो, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों, प्रवसन भी और निश्वसन भी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ये श्वसन क्रिया के भाग होते हैं। अगला प्रश्न, श्वसन तंत्र में कितने अंग कार्य करते हैं? हाउ मेनी ऑर्गन्स फंक्शन इन द रेस्पायरेटरी सिस्टम, बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा जो है एक प्रकार से प्रश्न क्या है कि श्वसन तंत्र में कितने अंग कार्य करते हैं? तो श्वसन तंत्र में अंगों की अगर बात की जाए, श्वसन तंत्र में 7 अंग लगभग कार्य करते हैं, 7। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? यानी कि व्हाट इज नीडेड इन द
जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड। बताएं ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की या मोनोऑक्साइड की, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO जिसको कहते हैं, इसको नाइट्रोजन को N2 लिख दीजिए आप, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। ठीक है, इसको केवल CO कहते हैं। अच्छा, केवल O को भी ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन तत्व हो जाएगा आप, यानी एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अगर बात करें हम जो है गैस वाली की, यानी कि गैस एजुकेशन की या एजुकेशन गैस की या एक प्रकार से ऑक्सीजन गैस की, तो वो होता है आपका O2। ओके, यानी कि ऑक्सीजन के 2 अणु मिल करके O2 का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन भी। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किस क्रिया के द्वारा अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? बताएं, अशुद्ध यानी अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? बाई व्हिच प्रोसेस इम्प्योर ब्लड इन प्यूरिफाइड? बताने का प्रयास करेंगे, किस क्रिया के द्वारा अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? पाचन क्रिया के द्वारा या उत्सर्जी क्रिया के द्वारा या श्वसन क्रिया के द्वारा या प्रजनन क्रिया के द्वारा? बताने का प्रयास करेंगे। तो अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो क्रिया होती है अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण जिस क्रिया से किया जाता है वो श्वसन क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा, क्योंकि जब आप रिस्पायरेशन करेंगे तभी ना क्या होगा, तभी या श्वसन करेंगे, प्रवसन करेंगे, निश्वसन करेंगे, तभी आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगा। और जाहिर सी बात है ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लड को जो है प्यूरिफाई करता है, यानी कि उसको क्या करता है, उसको शुद्ध करता है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि श्वसन क्रिया के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है या अशुद्ध रक्त शुद्धिकरण में बदलता है, इसी क्रिया के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, श्वसन दर पर किसका प्रभाव पड़ता है? श्वसन दर पर किसका प्रभाव पड़ता है भैया? बताए, बताने का प्रयास करें सभी लोग। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप इसको देख लें। तो श्वसन दर पर किसका प्रभाव पड़ता है? चिंता या विपत्ति का, या दौड़ने भागने या व्यायाम करने का, या खेलने कूदने का, या उपरोक्त सभी का, नहीं आलापदायक। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो श्वसन दर पर जो प्रभाव पड़ता है ये दौड़ने भागने का, व्यायाम करने का। जब आप दौड़ भाग रहे होते हैं, व्यायाम कर रहे होते हैं, तो आपकी सांसें थोड़ा तेजी से चलने लगती हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जो है दिल धक 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 करने लगता है, आपको पता ही होगा ना। तो वो एक प्रकार से जो धुकधुकी होती है दिल की, वो चालू हो जाती है। चिंता विपत्ति में भी आप देखिएगा अलग अलग प्रकार से आपकी सांसें होती रहती हैं, अचानक में कोई आ जाता, चौंक जाते हैं। ठीक, ये खेलने कूदने से, तो इन सभी से आप देखिएगा ये श्वसन दर जो होती है प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, तो वही ट्रेवल, रनिंग, एक्सरसाइज, प्ले, इन सभी के द्वारा ये सब प्रभावित होता है। नेक्स्ट, वायु नालिका कितने सेंटीमीटर की होती है? बताएं, हाउ मेनी जो है सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज द ईयर ट्यूब? बताएं, वायु नालिका जो होती है वो कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? तो भाई कितने सेंटीमीटर लंबी होती है वो? तो वो लंबी होती है आपकी कितने सेंटीमीटर? वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। वायु नालिका 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है, सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है प्रश्न दिखाई पड़ रहा है मेरे भैया, दिखाई पड़ रहा है ना? चले, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जितने लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और रात के 9 बजे से भी सोशियोलॉजी क्लास आप लेना ना भूलिएगा। ओके, चले, प्रश्न है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है डैश। डैश में क्या भरा जाएगा? अस्थि मज्जा डैश रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, लाल श्वेत। बताएं किसका निर्माण होता है? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। यानी कि इन द बोन मेरो डैश ब्लड कोरपल्सेस आर फॉर्म्ड। बताएं अस्थि मज्जा में किन रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है? तो लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका दोनों का निर्माण आप देखिएगा तो अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होता है। ओके सॉरी।
अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्किल जो है स्कुल इज, बताएं। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियों की संख्या होती है वो लगभग 22 होती है, 22 के आसपास, 22। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है, देखिएगा सभी लोग देखेंगे। जत्रुकास्थि, जत्रुकास्थि या हंसली किसके मतलब किस उड़ते पक्षी के आकार की होती है, बताएं। कि विच फ्लाइंग बर्ड इज शेप्ड लाइक द जो है स्लाइव जो है स्लाइक क्या लिखा है यहाँ पर, जो भी लिखा है आप इसको देखेंगे। ओके, तो ये बताइए कि जो जत्रुकास्थी होती है या हंसली होती है वो किस पक्षी के उड़ने के आकार की होती है, बताने का प्रयास करेंगे। तो ये किस पक्षी के उड़ने के आकार की होती है भैया, ये जो उड़ने की आकार की होती है चमगादड़ के आकार की होती है, किसके, बैट के। ओके, बैट माने क्या होता है, चमगादड़। ओके, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है पार्श्वस्थियों का नाम या अन्य नाम क्या है। पार्श्वस्थियों का अन्य नाम क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनदर नेम फॉर लेटरल बोन्सेस, बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मस्तिका या मध्यिका अस्थि, या जो है ललाट की अस्थि, या जो है अनुकपाल जो होता है उसकी अस्थि, या शंख की अस्थि, बताएं कौन सी अस्थि होती है। मीडियन बोन या फ्रंटल बोन, एक प्रकार से सिंपैथेटिक बोन, या फिर एक प्रकार से जो है शंकास्थी जो बोन होती है वो, बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जो पार्श्व अस्थियाँ होती हैं उनके नाम क्या क्या उनका क्या नाम है, या उसका अन्य नाम क्या है, उसको हम मध्यिका अस्थि कहते हैं, यानी कि मीडियन बोन। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से जो है कौन संधि के प्रकार है। निम्न में से कौन संधि के प्रकार है भाई, ये सारी की सारी संधियाँ होती हैं, पूर्ण संधि भी होती है, अपूर्ण संधि भी होती है, अचल संधि भी होती है, ये देख लीजिएगा। यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, तो कंप्लीट ज्वाइंट्स, इनकम्प्लीट ज्वाइंट्स और मिडिल ज्वाइंट्स, सवाल ऑफ द वेब, करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अपूर्ण संधियों में किसका अभाव रहता है, फटाफट से बताएं। अपूर्ण संधियों में किसका अभाव रहता है, बताएं। यानी कि व्हाट इज द जो है लैकिंग इज मतलब इनकम्प्लीटेड या कंप्लीट ज्वाइंट्स, बताएं। यानी स्नायु का, यानी कि नर्व का, या श्राव गुहा का, ठीक है, सेक्रेशन जो है कैविटी का, या एक प्रकार से जो है सेक्रेशन कपल्स का, या फिर सॉरी कैप्सल का, या एक प्रकार से ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि श्राव संपुट का, बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो अपूर्ण संधियों में किसका अभाव रहता है भाई, अपूर्ण संधियों में इन सभी का अभाव रहता है, ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, सभी लोग वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न मादक द्रव्य व्यसन है, मादक द्रव्य व्यसन है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मादक द्रव्य व्यसन है, बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो ड्रग एडिक्शन होता है, इज ड्रग एडिक्शन इज, बताएं एक प्रकार की बीमारी है, यानी कि अ टाइप ऑफ डिसीज, या फिर एक प्रकार की लत होती है, ठीक है, यानी कि अ काइंड ऑफ एडिक्टिस मतलब कि एडिकेशन, या फिर एक प्रकार से एक प्रकार का पदार्थ उपयोग या विकार होता है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यानी कि अ टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मादक द्रव्य व्यसन करना जो होता है, ये ऊपर सभी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है, नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, बिल्कुल नहीं निभा पाता, यानी कि पर्सन विथ ड्रग एब्यूज, तो अनेबल टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पूर्ण जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाता। इसके अलावा ऊर्जा की कमी भी महसूस करता है, फील्स अ लैक ऑफ एनर्जी। इसके अलावा दिए कार्यों में अरुचि रखता है, जो कार्य दिए जाते हैं उनमें अरुचि उसकी होती है, यानी कि सोज जो है डिसइंटरेस्ट इज जो है असाइन टास्क, जो उसको टास्क मिला होता है उसमें रुचि नहीं रखता, यानी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा, नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति इन सभी कार्यों को एक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, ऊर्जा की कमी महसूस करता है, दिन मतलब दिए कार्यों को सही तरीके से नहीं कर पाता, यानी कि उसमें अरुचि दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें देखना, सुनना, बातें करना क्या कहलाता है। ऐसी चीज़ें जो कि नहीं हैं वास्तव में, और उन्हें आप देख रहे हो, उन्हें आप सुन रहे हो, या उनसे आप बात करना, एक मतलब कि सुनना, बातें करना उनसे, ये सब क्या कहलाता है, बताएं।
इसी को क्या कहते हैं, यानी कि सेइंग, हियरिंग या फिर टॉकिंग अबाउट दिस विच आर नॉट देयर इज कॉल्ड, बताएं, एंजाइटी कहते हैं, चिंता कहते हैं उसको, या इसको मति भ्रम कहते हैं, या इसको अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन या पैनिक अटैक कहते हैं। बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें देखना, सुनना, बातें करना, ये मति भ्रम कहलाता है। कि कहते हैं जाको मति भ्रम भयो खगेशा, ताको पश्चिम वयो दिन निशा। आप कभी पश्चिम में भगवान जो सूर्य होते निकलते नहीं, निकलते हैं ना, लेकिन जिसकी मति भ्रम होती है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जाको मति भ्रम भयो खगेशा, ताको पश्चिम वयो दिनेशा। यानी कि भगवान तुलसीदास जी, मतलब भगवान जो रामचरितमानस है आप देखिएगा, उसमें बाबा तुलसीदास जी ने लिखा इस बात को कि जिसकी मति भ्रम होती है वो किस, मतलब कि उसको पश्चिम में भगवान जो सूर्य होते हैं उदय होते हुए प्रतीत होते हैं। तो यही यहाँ पर भी है, यानी कि जो नहीं है उसी को सुनना, देखना, उससे बातें करना, ये सब मति भ्रम होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, हेल्यूसिनेशन। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है, बच्चों व किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? बताने का प्रयास करेंगे। कैन व्हाट कैन वी डन टू प्रिवेंट ड्रग एब्यूज इन चिल्ड्रन एंड जो है एडोलसेंट। एडोलसेंट माने होता है किशोर, जो बच्चे हैं, यानी कि थोड़ा सा भी युवा पीढ़ी शुरुआत हुई है उनकी, किशोर और बच्चे। तो किशोरों और बच्चों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भैया हम संवाद भी कर सकते हैं जगह जगह पर, इसके अलावा बातें सुन भी सकते हैं, अच्छे उदाहरण भी दे सकते हैं लोगों को, ताकि लोगों में एक प्रकार से जागरूकता है। तो ये सभी कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, किसी मादक पदार्थ के सेवन को रोकने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? बताएं। किसी मादक पदार्थ के सेवन को रोकने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? बेचैनी होती है, जो अगर आप जो है 10 दिन तक सिगरेट लगातार पियो, या फिर आपकी आदत पड़ गई सिगरेट आप लगातार पीते हो, अब जब आप उसके बाद में एक बैग सिगरेट छोड़ोगे तो आपको बेचैनी होगी। आप कोई पान मसाला खा रहे हो, अगर आप उसको छोड़ोगे तो कुछ दिन बेचैनी होगी आपको, अस्थिर महसूस करेंगे आप, कुछ भूला भूला सा लगेगा, आपके मूड में बदलाव लगेगा। जो कार्य आप जो है गुटखा, बीड़ी, इन सभी का प्रयोग करके कर पाते थे, उनमें थोड़ा सा अस्थिरता आएगी, थोड़ा सा तनाव लगेगा आपको, मूड में आपके बदलाव होगा, नींद आपको नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, कोई बात आपसे कुछ बोलेगा तो आप गुस्सा करेंगे उस बात पर। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, अगर आप मादक पदार्थ का सेवन करना बंद कर देते हैं, या डॉक्टर के द्वारा या घर वालों के द्वारा, सगे संबंधियों के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा जब किसी व्यक्ति पर जो है इस चीज़ों को बैन करवा दिया जाता है, यानी कि आप ये नशीली चीज़ें कोई नहीं प्रयोग करोगे, जबकि वो पक्का नशेड़ी आदमी है, तो उसमें आपको ये तमाम प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। एक मनोज तिवारी जी का गाना था, आप बहुत पहले सुने होंगे, मनोज तिवारी का नहीं था शायद, किसी का था, कि जो है देहाती लोक जो है संगीत था शायद, नसवा करेला नास नसवा के सोढ़र भाई, इस प्रकार से गाना चला था एक। वैसे बहुत, जब मैं छोटा सा था तो ये गाना जो है चल रहा था, चाहे कोई प्रचार में आ रहा था, ऐसी कोई बात थी। ओके, नशा जो होता है ये नाश करता है, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि उसका नाम है नशा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से आपके तमाम सारे प्रश्न जो थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनको मैंने बता दिया। अब सेकंड वीडियो जल्द ही आपकी इसकी जलाने वाला हूं, और बाकी 4 वीडियो और पड़े हुए अवेलेबल हैं, इनको देख लीजिएगा आप, और ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अपनी बीए की तैयारी आपको कैसे करनी है, बीएससी की तैयारी कैसे करनी है, इन सभी को लेकर के इसमें सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया गया। सेमेस्टर और ईयरली परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के विधिवत जानकारी, 10 ट्रिक बताने का प्रयास किया गया, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को विधिवत रूप से कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, आप टॉप कर सकते हैं। और किस प्रकार से टॉप पर लोग तैयारी करते हैं, समस्त चीज़ों पर चर्चा की गई है। आखिरकार प्रोफेसर आपसे क्या चाहता है, ये सभी चीज़ों पर चर्चा है। ये वीडियो देख लीजिएगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और ये सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। बाकी हमारे चैनल पर बीएस संबंधित क्लासेस चलती हैं, सोशियोलॉजी की क्लास अभी रात के 9 बजे से होने वाली है, आप देख लीजिएगा।
सभी की यानी कि सभी सब्जेक्ट की जो भी क्लासेस चलती हैं उनको प्लेलिस्ट में आपकी क्लास जो है संजो दी जाती है। प्लेलिस्ट में आप सीरियल से वीडियोज़ को देख सकते हो। आप हर वीडियो को अगर देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप के मॉडल पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उनको देख करके अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हो और अच्छे अंक प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हो। तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा मंच है जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में देने का प्रयास आपके यूट्यूब चैनल पर ही सारी चीज़ें करता है। तो आप सभी लोग क्या करें, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास। यही आपसे आशा है और यही आप करेंगे। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये वीडियो आपको टॉपर बना सकती है। जो यहाँ पर मैंने वीडियो रखी, ओके, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। चलें फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।